झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और हम आज चर्चा करेंगे भाजपा के नए प्रदेश कार्य समिति के गठन के बाद उसके संभावित स्वरूप की और उसमें देरी क्यों हुई इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आज़ाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी। तो हम सर से जानते हैं, सर बहुत पहले भाजपा की प्रदेश कमेटी कार्य समिति बननी थी, जिलाध्यक्षों की घोषणा थी, लेकिन यह रुक गई। तो अब इसमें देरी क्यों हुई और संभावित क्या चेहरे हो सकते हैं नई कार्य समिति में? आपका क्या मत है इस पर? देखिए, आदर्श स्थिति तो वही होती है कि जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष जी का मनोनयन करते हैं, चयन करते हैं, जी तो उसके साथ ही काम करने के लिए उसको एक टीम मुहैया करा दी जाए। जी लेकिन जिस समय दीपक प्रकाश का मनोनयन हुआ, अध्यक्ष जी पद के लिए नियुक्ति की गई, जी उसके बाद जो स्थिति बनी झारखंड में कोरोना महासंकट के कारण, वो कोई भी दल के लिए थोड़ा मुश्किल काम जरूर था, पहला। दूसरा, इसी बीच में राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी। राज्यसभा चुनाव में बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। जी अपने लोगों को बांध के रखना, जी दूसरे लोगों से समर्थन लेना। जी तो ऐसे अवसर पे कोई भी दल विशेष ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता है कि जिसको लेकर के कुछ भी लोगों, माने एक दो लोगों के मन में भी कोई शंका आशंका या कुछ मतलब मलाल जैसी कोई बात हो। तो जाहिर है राज्यसभा चुनाव के पहले अगर कमेटी का गठन हो जाता जी तो सबको खुश रखना तो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभव नहीं है। जी खुद आला कमान के लिए संभव नहीं है कि कमेटी के गठन करने में सबको जो है समान रूप से खुश कर सके। जी ग्रुपिंग हो ही जाती है। तो इसलिए वो चूँकि बड़ा काम था राज्यसभा चुनाव, तो इसलिए इस कमेटी के गठन में देर हुई। और दूसरा मतलब जैसे आप कह रहे थे कि क्या होगा इसका, जी कैसे होगा, देखिए दो चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़ा एक आयाम उसका बड़ा है, जी लंबी चौड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की फौज है। जाहिर है मतलब इतने नेता हैं कि जंबो जेट पे भी सवार नहीं हो सकते। पार्टी जब सत्ता में लगातार रही होती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, जी लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें नेताओं की संख्या बहुत है भारतीय जनता पार्टी। और अब तो झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के आ जाने के बाद उसका दायरा और बढ़ गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी एक दल चला रहे थे और ठीक ठाक चला रहे थे। जी माने उनको झारखंड में विधायक का प्रोडक्शन करने की बात बोला कि उनका दल ऐसा है कि वो विधायक बनाते हैं, जी विधायकों का सृजन करते हैं। मतलब ये एक कहावत है, कारखाना उनको मान के चला जाए कि जब छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी के बाद, उस समय भी जब चुनाव हुआ तो ठीक ठाक संख्या में लेके आए थे, इसके बाद में भी लेके आए थे, और इस बार भी जाते जाते भी 3 विधायक जिता के लाए। जी मतलब जहाँ आंधी चल रही थी जेएमएम कांग्रेस और इस तरह के, पीछे पीछे भाजपा थी, उस विशेष परिस्थिति में भी मतलब अलग लड़ करके 3 विधायक जिता देना छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि जनता का रुख हो गया था कि इस बार भाजपा नहीं था, हमको इसको देना है। बीच में बाबूलाल थे, जी तो इसमें भी 3 सीट आ जाना कम बड़ी बात नहीं है। तो अब वो जब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा, तो एक बड़ी फौज उनके साथ आई है, समर्थक, नेता। खैर विधायक तो नहीं, विधायक तो चले गए दूसरी तरफ, कांग्रेस से उन्होंने नाता जोड़ दिया। हालांकि अभी तक मान्यता उनको निर्दलीय की है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही वो लोग अटैच है। ऐसे में दीपक प्रकाश के समक्ष जो है बहुत आसान नहीं है कमेटी का गठन। कमेटी का गठन तो हो जाएगा, जी गठन के पहले जो मशक्क़त हुई है, मतलब लोगों से बात करना, सबकी बात को सुनना, सबको संतुष्ट करना, उसमें भी सही व्यक्ति का चयन हो इसको देखना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है।
क्योंकि जो कमेटी बनेगी ना इसी पे डिपेंड होता है कि अगला 4 साल बाद मतलब जब इलेक्शन होगा, क्योंकि 6 महीना 8 महीना तो हो गया, अगला 4 साल बाद जब इलेक्शन होगा तो क्या होगा, कैसा दल जो है परफॉर्म करेगा। तो दल परफॉर्म तभी करता है जब कार्यकर्ता कमेटी और सब जैसा चाहते हैं वैसा परफॉर्म करता है। अगर सही लोग हैं तो दल को आगे बढ़ाते भी हैं। तो ये मतलब एक एक पद के लिए मतलब इनके सामने एक एक दर्जन लोगों के नाम थे, कहीं कहीं तो 2-2 दर्जन लोग थे। और ऐसे भी दया जी बता दें हम आपको कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन जितने इसमें नेता हैं जी उतना ही इन लोगों का अलग अलग एक पुनवा भी है। जी मतलब उसको ठीक से ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सबका एक परिवार है। जी अर्जुन मुंडा का भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार है, बाबूलाल एक परिवार लेकर के आए हैं, रघुवर दास का एक परिवार उनका भी है, हालांकि मैंने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भले वो हाशिए पे चले गए, लेकिन एक परिवार उनका भी है भारतीय जनता पार्टी में। लक्ष्मण गिलुआ का एक परिवार है। इसके अलावा कुछ सांसद ऐसे हैं जिनके भी अपने परिवार हैं, और सांसद की चॉइस अलग है, विधायक की चॉइस अलग है, जातिगत आधार की चॉइस कुछ और है। जी और ये सारे समीकरण इस पर हमको जो देखने में आ रहा है जी तो वो दीपक प्रकाश के लिए इसलिए ही कठिनाई हो रही है कि कैसे साधेंगे। वो सांसद को साधेंगे तो विधायक कहीं दूर जाएगा, विधायक को साधेंगे तो जाति समीकरण कहीं मतलब खटकने का, जाति समीकरण पर जाएगा तो जाति समीकरण में भी अगड़ा है, पिछड़ा है, मतलब ये सारे समीकरण हैं, इसमें से चुनना है। देखिए जब आपके पास 1 2 3 अगर 3 ही नाम हो या 1 से 2 ही नाम हो तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होती। जी एक का चयन आप कर लेते हैं, दूसरे को आप दिलासा दे देते हैं, माने भविष्य दिखा देते हैं कि भाई अगली बार देख लेंगे तुमको। और जो तीसरा बचता है बोला कि ठीक है तुम नीचे से तैयारी करो और कहीं एडजस्टमेंट कर देंगे, तुमको जिला में कर देंगे, मैंने कार्य समिति में कर देंगे, जैसे जिला में नहीं हो पाया तो कार्य समिति में कर दें। सबसे कठिन काम है जिलाध्यक्ष बनाना। कार्य समिति तो ठीक है हो जाएगी, कार्य समिति में बहुत गुंजाइश है जी कि आप जो पद है पहले से भी जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हैं और वजनी भी हैं, तो उसमें तो उनके कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे किसी को एतराज़ नहीं हो। कुछ नए नाम जुड़वाना लोग चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिस पे बहुत लोगों का एतराज़ नहीं हो, तो वहाँ कुछ सीट के लिए ही आपको करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप कार्य समिति एक ऐसी है कि उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, कई तरह का अलग अलग मतलब सेल जो बनता है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिक्कत हो रही है इनको जिलाध्यक्ष उसमें। कई बार मेरी भी उनसे बात हुई है, जिला में भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए हमको लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से सर्वसम्मति से किसी का नाम आया है। और वहाँ जहाँ जहाँ इनके अपने सांसद हैं और जहाँ जहाँ विधायक हैं इनके भाजपा के, वहाँ ज़्यादा कठिनाई हो रही है। सांसद चाह रहे हैं कि हमारे ग्रुप का आदमी वहाँ बने, विधायक चाहते हैं हमारे ग्रुप का वहाँ बने। ये दोनों भी अपना जाति समीकरण देखते हैं और इनके बीच में यहाँ पे बैठे हुए दीपक प्रकाश को देखना पड़ रहा है कि कैसे साधेंगे। होता है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जी एक को साधने की स्थिति में अभी नहीं पहुँचे, अगर पहुँच गए होते। हाँ एक चीज़ जरूर हुआ है, आला कमान ने एक बड़ा काम किया दीपक प्रकाश के लिए कि अब दीपक प्रकाश राज्यसभा के सांसद बन गए। जी सांसद बन जाने से वजन अपने आप बढ़ जाता है, जी किसी भी नेता का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि इससे एक डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। आप संसद में मोदी जी को भी का भी दर्शन कर सकते हैं, अमित शाह का भी दर्शन कर सकते हैं, जी तमाम पदधारियों के दर्शन हो सकते हैं। वहाँ पर एंट्री मिल जाती है ना सीधे। ऐसे अगर मान लीजिए नहीं आ पाए तो
इसी काम के लिए आपको जाना पड़ेगा समय लेके। और अगर आप बन गए हैं तो साल में 3-4 अवसर तो आएंगे ना, जब संसद चलेगी तो मुलाकात होगी, बात होगी। और अब जो है, क्योंकि सांसद अपने आप में एक वजनी पद है, तो नीचे के कार्यकर्ताओं भी एक कहीं ना कहीं आपको वजन देंगे। लक्ष्मण गिलुआ के साथ परेशानी क्या थी? मतलब व्यक्ति अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन वजन नहीं मिल रहा था, भाव नहीं मिल रहा था, एकदम नहीं मिल रहा। उसके पीछे कारण यही था कि वो विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे। यानी जिस प्रदेश अध्यक्ष में और सांसद महासचिव हो, सांसद महासचिव हो या सांसद किसी दल पे बैठा हुआ, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे आदमी को बना रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गया हो, लोकसभा का चुनाव हार गया हो, तो वो कितना उसको वजन देगा? ये एक कठिनाई होती है। मतलब मैंने बहुत ही जेन्युइन ये बात होती है। ठीक है, लगा पद तो आपने दे दिया तो अध्यक्ष है तो लोग मानेंगे, लेकिन होता यही है कि बड़ा चेहरा जब हो जाता है तो बहुत तरजीह देता नहीं है। तो ऐसे में जब ये बन गए तो एक इनके सामने में कहीं ना कहीं एक प्लस आया। लेकिन अभी भी देखिए, दीपक प्रकाश भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए जी और ज़मीनी कार्यकर्ता रहे, जी ज़मीनी नेता रहे। 1 आध साल का पीरियड था जो बाबूलाल के साथ गए थे, तो खैर अब तो वो बात ही खत्म हो गई, तुरंत लौट भी आए थे। एकमात्र ऐसे नेता है कि जो बड़े पद पे नहीं रहते हुए भी भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को जो जानते थे या जिनसे बात होती थी, या वो नेता भी इनसे पहचानते, भले ही बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी भी इनको जानते थे, जेपी नड्डा भी इनको जानते हैं, अमित शाह भी इनको जानते हैं, मतलब ये गोविंदाचार्य भी इनको जानते थे। तो कोई ऐसा नेता नहीं, दिल्ली से जो भी आता था, चाहे मैंने कोई प्रभारी बन के आए, चाहे वो माथुर बन के आए, चाहे अरुण सिंह बन के आए, सब लोग जानते थे कि दीपक प्रकाश। इसलिए देखिए, इनके कार्यालय में ही इनको देखिए, यहाँ से काम इनको दिया जाता था, लोगों को देखना, बातचीत करना, कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जो सबको जानता पहचानता वही कोऑर्डिनेट भी करता। तो सारे विश्वसनीय काम ये कर रहे थे। ठीक है, पद इनको नहीं मिल रहा था, अब पद मिल गया है इनको। एक बात है कि इस जो संपर्क है लोगों से, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और सोच लीजिए कि ये मतलब कितने मृदुभाषी या एडजस्टमेंट करके चलने वाली बात है कि राज्यसभा चुनाव, अब क्या समझ रहे हैं, सरजू राय जी जैसे व्यक्ति का वोट ले लेना, जिस भाजपा के खिलाफ, भाजपा के उम्मीदवार मतलब रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़के वो मैदान में आए, जहाँ भाजपा के लोगों ने तमाम तरह के कमेंट किए थे, उस परिस्थिति के बाद भी इस सरकार गठन में हेमंत सोरेन का समर्थन करने के बाद भी सरजू राय जी का दीपक प्रकाश को राज्यसभा में वोट देने का आश्वासन देना और देना, ये सिर्फ और सिर्फ दीपक प्रकाश के व्यक्तित्व, जो उनका व्यवहार था। बोले भी कि सरजू राय जी ने जो बयान दिया उसको शायद आपने गौर किया होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने कर्ज उतारा है। जिस समय बोले 92 में जब मेरे साथ कोई नहीं था, उस समय दीपक प्रकाश थे मेरे साथ, आज कर्ज को मैं उतार रहा हूँ। दीपक प्रकाश जी के अलावा अगर शायद दूसरा कोई उम्मीदवार रहता तो हो सकता था सरजू राय जी का वोट उसको नहीं मिलता। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि दीपक प्रकाश का व्यक्तित्व कैसा है, व्यवहार कैसा है। ये पार्टी, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी पूंजी मानी जाती है कि जब वहाँ एंट्री हो गई। और जो नहीं था, देखिए मतलब इन्होंने और एक वोट मैनेज किया, इनके पास 29 ही वोट था, मतलब 29 के 28 ही था, 28 वोट ही इनके पास थे, 31 वोट आया, 31 वोट आया। 26 पहले भाजपा के थे, 25 भाजपा के थे, एक बाबूलाल जी भाजपा में शामिल, 26 हुआ, 2 आसू के थे। लेकिन इसके अलावा इन्होंने 3 वोट मैनेज किया है, जो अमित यादव बरकट्ठा से भाजपा के खिलाफ बगावत करके चुनाव में खड़े हुए जी, और जानकी यादव को उन्होंने हराया। वो अमित यादव फिर से दीपक प्रकाश को उन्होंने वोट दिया, राय जी ने वोट दिया। एक और वोट मिला है, कोई कह तो नहीं रहा, लेकिन हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं वो कमलेश सिंह ने दिया है जी। एनसीपी के साथ रहते हुए दीपक प्रकाश का समर्थन करना, क्योंकि देखिए प्रदीप यादव देंगे नहीं, बंधुत्व भी देंगे नहीं,
जी। दिया उन्होंने ही है, नाम तो खैर नहीं आया है। हम्म, तो ये दीपक प्रकाश के कारण हुआ है, इसमें और किसी का से नहीं है। तो ये जरूर है कि मतलब समय भी खुद भी हमको लगता है कि हाँ, परिस्थितियों को समझने में, देखने में, सबको साधने में ये खुद भी समय चाह रहे होंगे। चुनाव जब हुआ उसके बाद अब देखिए तुरंत गए हैं, दिल्ली तो गए हैं, जी। सुनने में आया कि दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्रदेश कार्य समिति पे बातचीत ये करेंगे, कोई ना कोई सूची लेकर के ये गए होंगे जिस पे वो रजामंदी चाहेंगे। आला कमान से रजामंदी होने के बाद आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन हम आपको बताएं कि उस अलग अलग परिवार को एक सूत्र में बांधना, एक विचारधारा में लाना, ग्रुप को ख़त्म करना बहुत आसान काम नहीं है। जी। क्योंकि अभी भी देखिए क्या है कि उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, मान लीजिए एक तरफ अर्जुन मुंडा बैठे हों, जी। एक तरफ रघुवर दास बैठे हों, दोनों में आप बातचीत करवा दीजिएगा। बातचीत अगर हो भी गई तो क्या दिल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और कई कई प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो उनकी भी तो कोई ना कोई पहुँच होती है ना। उसमें से कोई सांसद है, कोई सामान्य नेता है, तो वो भी तो चाहेगा ना कि उसका कोई ना कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करे। तो ये दबाव तो बहुत होगा। तो ये है कि प्रदेश कार्य समिति के बाद, चूँकि अभी चुनाव में लंबा समय है, 4.5 साल का समय है, तब तक 2 साल के बाद फिर एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए, शायद 2 साल का इन लोगों का टर्म होता है। उस समय इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि एक बार और इनको दिया जा सकता है, और परफॉर्मेंस ठीक रहा तो, नहीं तो फिर नया कोई नाम आएगा। तो अभी क्या है कि रिस्क लेने में भाजपा को भी बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है ना, पीरियड होता है, तो लोग थोड़ा उछल कूद ज़्यादा करते हैं कि इधर नहीं भाव मिला तो उछल के उधर चले जाते हैं। लेकिन अभी वैसी परिस्थिति है नहीं। दूसरे का भी जो बर्थ है वो अपने आप में पूरा है, मतलब जेएमएम का जो बर्थ है वो खाली नहीं है, कांग्रेस का बर्थ खाली नहीं है, आरजेडी का बर्थ खाली नहीं है। जिनके जो विधायक हैं अभी उसी में से बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना है, कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट करना है उनको। बोर्ड निगम में, उसमें भी देखिए बहुत आसान तरीका नहीं है बोर्ड निगम का गठन करना। ऐसे में मान लीजिए अगर इधर भाजपा में नहीं बनेगा, दल में जगह नहीं मिलती है अगर समिति में, तो कोई अगर उछल के जाना जाएगा दूसरे दल में, तो वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं गाली दे के ही रहना हो, रहेंगे लोग यहीं पर। अभी जाने की स्थिति में अभी टूट नहीं होती। ऐसे भी देखिएगा कि किसी भी दल में टूट चुनाव के समय ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग पहुंचना चाहता है, एक शिखर पर पहुंचना चाहता है। तो 4 साल 4.5 साल तो उस उम्मीद में रहता है कि शायद यहाँ जगह मिल जाए। जब अंतिम समय में लगने लगता है कि उसको जगह नहीं मिलती है, तो दूसरी जगह तलाशने लगता है, कुर्सी तलाशने लगता है, जगह तलाशने लगती है। तो अभी वो स्थिति भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ नाराज़गी होगी, लेकिन उतनी बड़ी नाराज़गी भी नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबको संतुष्ट करना, सबको सुर में सुर मिला करके एक साथ लेके चलना बहुत आसान दीपक प्रकाश के लिए नहीं होगा। सर, नई प्रदेश कार्य समिति में दीपक प्रकाश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो पैरवी है उसको देखना और सही व्यक्ति का चुनाव करना। ये दोनों जो ध्रुव हैं, दोनों के बीच का जो संतुलन स्थापित करना कहीं ना कहीं उनके लिए कठिन हुआ, और यही कारण है कि वो दिल्ली गए। आज भी वो दिल्ली में है प्रदीप वर्मा जी के साथ। और क्या दिल्ली प्रवास उनका इसलिए हुआ कहीं ना कहीं वो संतुलन साध नहीं पाए, या फिर वो परामर्श लेना चाहते थे? देखिए 2 चीज़ें थी। एक तो दीपक प्रकाश राज्यसभा चुनाव जीते थे और अच्छी स्थिति में है। जी। इसमें हालांकि इस चुनाव में जीत के लिए एक संख्या तय होती है, नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस बात को तो उनको कहीं ना कहीं मतलब प्रसन्नता होगी कि सबसे ज़्यादा 31 विधायक, 27 की जगह 31 विधायकों ने उनको वोट दिया, प्रथम वरीयता में दिया। तो विश्वास था तभी दिया। जी।
हालांकि उस वोट का कोई मायने नहीं था, 27 में जीतना था, लेकिन लाए तो मैंने इसका एक मैसेज तो गया कि मैंने जो लोग हैं उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। ठीक है, पिछली बार कुछ नेता विशेष, कुछ व्यक्ति विशेष से लोगों को परेशानी थी, अब वो नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं लोग दल से किसी को तौबा नहीं है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए, दीपक प्रकाश के लिए जो स्थिति है उसमें हम बार बार मेरे सामने एक ही बात आ रही है कि वो साधेंगे कैसे। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी पार्टी, कहीं नहीं गए, तो एक उम्मीद तो रहती है ना कि और कुछ नहीं, मान लीजिए विधायक का टिकट नहीं मिला, सांसद का टिकट नहीं मिला, तो दल में स्थान मिले, और जो जिला में है उसकी एक तमन्ना होती है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में हम पहुंचे। तो एक तरफ वो हैं जो माटी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए दे दिया, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा तो होती होगी कि, क्योंकि काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो है पार्टी का, ये जो मतलब कार्य समिति जो होती है प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ जब आइएगा तभी काम करिएगा। एक तरफ तो चाहेंगे, दूसरी तरफ जिन्होंने 5 साल तक एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन किया, कमेटी में रह करके, पहुंच के कारण, पैरवी के कारण, वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार मान के नहीं बैठेंगे जी। वो तो लाइमलाइट में आना चाहेंगे। अब कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब उसके साथ अगर उसमें से जगह देते हैं तो दीपक प्रकाश के लिए जो परेशानी की बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन 5 साल में जो लोग क्रश हुए हैं जी, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है दल, तो अगर जो पिछली बार बड़े पद पर बैठ गए थे, गुड विशेष के कारण ऊंची जगह पर पहुंच गए थे, अगर फिर से अगर उनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, इन कार्यकर्ताओं के मन में क्या भावना जाएगा, और नहीं करता है तो वो इतनी आसानी से कैसे बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ तो कफात करेगा। और एक और इसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती हो रही है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी जीरो हो गई, बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, वहाँ पार्टी जीरो हो गई। जैसे मान लीजिए कोल्हान क्षेत्र है, चाईबासा में पार्टी जीरो हो गई। अब वहाँ अगर वहाँ के लोगों को अगर दल में जगह नहीं देते हैं तो पार्टी सुधरेगी कैसे जी। और अगर देते हैं तो जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके पार्टी को सफलता दिलाई है, उनके मन में क्या जाएगा जी। अब आखिर कैसे, अब जेबी तुबिद है जी, देखिए जेबी तुबिद नेता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बहुत ये कर सकता हूँ कि वो नेता नहीं, अधिकारी रहे, और आज भी उनकी तस्वीर जो है पार्टी में अधिकारी की है, नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार उनको नहीं किया जी। लक्ष्मण गिलुआ भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अचानक पंच सितारा होटल की संस्कृति में प्रवेश कर गए थे, जमीन से कट गए थे। खुद उनके घर में क्या हो रहा है, उनके इलाके में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग उनसे बिदक रहे हैं, ये तक वो गेस नहीं कर पाए। पूरे झारखंड को क्या करेंगे, और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी चाहते थे कि वहां से मधु कोड़ा की पत्नी जो है सांसद जो बनी है जी, कांग्रेस से जो सांसद है जी, गीता कोड़ा जी, चाहते थे लोग कि उनको भाजपा में ज्वाइन करा के टिकट दिया जाए, लेकिन एक तो उस समय के सबसे मजबूत जी और प्रभावशाली नेता
को एलर्जी थी। दूसरा लक्ष्मण गिलुआ का लगा कि अगर गीता कोड़ा आगे तो इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो इनके पैरों तले से खिसक जाएगी, इसलिए इन्होंने विट्रो लगा दिया कि नहीं आना। रिजल्ट क्या हुआ? जी। और जो थे वहाँ पे जेबी तुबिद लगातार 2 बार से हार रहे हैं। इसके पहले भी भाजपा ने दांव खेला था, इसके बाद भी इस बार भी दांव खेला। देखिए, एक समय था कि कुछ अधिकारी चुनाव में जीत जाते थे, हवा चल जाती थी। तो वो उसके पीछे कारण होता कि माने उन्होंने सेवा में रहते हुए जरूर कुछ ना कुछ किया था। या तो मान लीजिए बिल्कुल एक उफान होता था पार्टी में जी। और या फिर उस आदमी का काम ऐसा होता था कि जिसको लोग याद करके उसको स्वीकार कर देते थे। जेबी तुबिद बहुत कभी भी मुखर नहीं रहे, पद पे रहे, होम सेक्रेटरी के पद पे रहे और रहे। वो उनकी बाद में सबसे बड़ी पहचान बनी कि राजबाला वर्मा के प्रति, और राजबाला वर्मा को झारखंड की जनता किस नज़र से देखती है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। तो लिहाजा एक तो मान लीजिए ऐसे भी आपके सामने अगर शुगर हो और उसी में रोज़ आप चीनी खाना शुरू कर दें तो कंट्रोल कैसे हो? तो हम एक और इसका कहावत है, लेकिन नहीं कहेंगे, उसका अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जेबी तुबिद जब चुनाव में खड़े हो रहे थे तो राजबाला वर्मा के जो कृत्य थे, जो उनका व्यवहार था, माने अधिकारियों को भी जूती के नीचे रखती थी। जी। नेताओं को तो फटकारते, माने घुसने की इजाज़त नहीं थी, कोई मिल नहीं सकता था। अगर हाँ, उनको अगर पता चल गया कि मुख्यमंत्री से बहुत क्लोज है तो बुला के बात कर लेती। अगर नहीं है तो कोई विधायक सांसद तो उनके पास तो नहीं जा सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ विधायकों को एकदम दुत्कार के भगाती थी। जी। मजा लिया जिसके पहले कांके वाले जो विधायक थे घुस जाए उनके पास, डॉक्टर जीतू जरा। हाँ, देखते ही भाग जाते। तो अब ये जब हो तो अगर वो आदमी, अगर उनका कोई पति चुनाव लड़ने जाए, कार्यकर्ताओं का क्या मनोभाव होगा उसके प्रति, आप कल्पना कर लीजिए। हारे, पूरी तरह हारे, और आज तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। और ऐसे भी देखिए कुछ लोग यहाँ पर लगा कि नहीं, हम 60 साल तक नौकरी कर लिए हैं और बाकी के 10 साल भी हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऊपर पहुँच जाए। तो बहुत सारे ऐसे नेता जिनका कार्यकाल जो है विवादास्पद रहा, हर तरह से विवादास्पद रहा, रिटायरमेंट के बाद गले लगा लिए भाजपा को। उसमें से जैसे वो डीजीपी थे डीके पांडे, जिन्होंने बखुरिया कांड जैसी घटना को अंजाम दिया, 12 निर्दोष लोगों को जिन्होंने मरवा दिया। अभी जो बहू के साथ जिसके इतने घिनौना चेहरा जो सामने आया है, इतना घिनौना सा, आप समझ सकते हो कि अंदर से कैसा होगा। वो किसी दल के लिए वो सड़ी मछली से ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि उसका सोच सड़ा हुआ है। जो अपनी बहू के रूप में, बेटी के रूप में नहीं देखे, उसकी आंख में जैसा आरोप लगाया है। देखिए, कोई महिला बहुत विषम परिस्थिति में जब कुछ भी नहीं बचता है तब अपने चरित्र पर कीचड़ उछलवाना चाहती है, सब कुछ करेगी, लेकिन ये माने इस तरह की बात महिलाएं बहुत दबाती हैं। जानती हैं कि ये कहने के बाद चेहरा लेकर के हम जा नहीं सकते समाज के सामने। जिस तरह से बहू ने आरोप लगाया है, एक स्वस्थ आदमी, इतने पद पर, बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और जो सर्वे सर्वा बन गया था पिछली सरकार में पुलिस व्यवस्था का, सोचिए अंदर से क्या करता होगा वो।
जो अपने घर की बहू पर बुरी नज़र डालता हो। उन्होंने हत्या से भी बड़ा क्राइम किया है। क्या उनको पता नहीं था डीके पांडे को कि उनका लड़का कैसा है? उनका लड़का जो है समलैंगिक है, उनको पता नहीं होगा? और ये अगर माता पिता को पता नहीं है तो संतान को जन्म देने का अधिकार क्या है माता पिता को? ये पता होने के बाद भी अब तो ये सवाल उठ रहा है ना कि आखिर शादी उन्होंने क्यों करवाई? क्या मंशा हो सकती है? जब बेटा उस लायक था ही नहीं तो घर में एक जवान लड़की लाना बहू के रूप में क्या मंशा हो सकती है? कहीं ना कहीं उनकी नज़र भेड़िया के रूप में थी। वो तो समझौता नहीं की, तब नहीं ये स्थिति आई है। इन्होंने पूरी तरह से छिपाया। शादी में जब बात हो रही थी इनकी शादी के पहले, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बेटा थोड़ा तुतलाता जरूर है, बाकी सब ठीक है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मतलब इतने बड़े परिवार में ऐसा लड़का हो सकता है। मैंने तो लड़की के फादर तो नहीं सोच पाए, तो इनको बताना चाहिए था ना। उनकी पत्नी पूनम पांडे को बताना चाहिए था ना। वो तो एक महिला का दर्द समझती है। ऐसे लोगों को दल में शामिल कराएंगे, ऐसे लोगों को दल में। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में इतना दुष्प्रवृत्ति का आदमी को, एक गिरे हुए इंसान को इतना बड़ा धोखेबाज नटवर लाल कर सकते हैं चरित्र के मामले। ऐसे व्यक्ति को दल में शामिल कराना, जिन्होंने भी कराया, उसकी मानसिकता को सोचिए। तो अब ऐसे लोगों से भी दीपक प्रकाश को लोहा लेना होगा। ये लोग बहुत आसानी से नहीं करेंगे, लोहा लेना होगा। ऐसे कई सारे लोग घुस गए हैं पार्टी में। पार्टी में जाने का मकसद इनका जानते हैं क्या था? कि जो कुकृत्य किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर उसी रफ्तार में आ रही है, तो हम लोग बच जाएंगे। कुछ अधिकारी तो ऐसा ऐसा घिनौना काम किए हैं जो किसी उस पद विशेष के लिए जो कोढ़ के समान हो गए। कोढ़ कोढ़ कहते हैं ना, जो देखते ही घृणा होती है। ये क्या मतलब, कितनी बड़ी गरिमा, कितना बड़ा पद। तो ये तो लगा कि यह आदमी सिर्फ मैंने जो निर्दोषों की हत्या कराने में जिसको मजा आता हो, संपत्ति बनाने में जिसको मजा आता हो, घूम घूम के जो जमीन खरीदता रहा हो, विवादास्पद जमीन खरीदने पे जिसको मजा आता हो, और सबसे अलग जो अपनी ही बहू पे कुदृष्टि डालता है, वैसे लोग जब पार्टी में हैं तो क्या इतनी आसानी से थोड़ी भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा को पा सकती है? तो अगर दीपक प्रकाश को सचमुच में अपने नाम के अनुरूप काम करना है, दल के लोगों के साथ न्याय करना है, और लोगों के बीच से भाजपा की खोई हुई प्रतिष्ठा को अगर वापस दिलाना है, तो ऐसे कोढ़िया लोगों को पार्टी से निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं निकालते हैं तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में इतिहास हो जाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप यूं ही विशाल रहा है, और अब बाबूलाल जी के आने से और बड़ी हो गई है, उसका फलक और बड़ा हो गया है। पहले समस्या ये थी कि भाजपा के लोगों को ही एडजस्ट करना है। अब समस्या ये हुआ कि झाविमो से भी जो लोग आए हैं उनको भी, कई नेता तो ऐसे हैं, कद्दावर इतने हैं कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी ही होगी। और यह चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, ये तो है कि तालमेल बना के तो चलना ही होगा, क्योंकि मैंने अब तो जब आ गया है तो आपके दल में हो गया है। लेकिन देखिए क्या है ना कि जो सही में पॉलिटिशियन है, जो शुरू से राजनीति करते आ रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझता भी है। उसको समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। समझाने में दिक्कत होती जो रैकेटियर है। जैसे मान लीजिए होश संभालते ही जो भाजपा में चला गया,
तो जिस समय ज्वाइन किया उस समय उसके मन में कुछ नहीं था, पार्टी की सेवा के लिए गया, पता चला 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से सेवा कर रहा है, तो उस चीज़ को जान रहा है, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर के वो आया है पार्टी में। पद मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिला, जैसे दीपक प्रकाश को ले लीजिए, इतने दिन तक तो उनको टिकट नहीं मिला, विधायक का नहीं मिला, विधान मैंने राज्यसभा में भी नहीं मिला, लोकसभा का भी नहीं, क्या डिजर्व नहीं करते थे? बावजूद इसके क्या पार्टी उन्होंने छोड़, भाजपा के खिलाफ तो नहीं गए, बाबूलाल का दोस्ती वाला की बात हम छोड़ देते हैं, उसको बात नहीं आगे। तो लेकिन मैंने इनको तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो जानता है इस बात को, और बहुत होगा तो थोड़ा नाराज होगा, लेकिन भाजपा छोड़ के वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पद के लिए नहीं आया, पद के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक विचारधारा देख रहा है। किसी की आस्था मोदी में है, तो किसी की आस्था अमित शाह में है, तो किसी की आस्था वाजपेयी में है, तो किसी कोई अडवाणी से जुड़ा हुआ है, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कारण से उसमें जुड़ता है। सब आदमी मैंने पद के लिए नहीं आता है, पैसा के लिए पार्टी में नहीं आता है, कुछ विचारधारा को लेके आता है। लेकिन जिनका मकसद ही था मतलब हाईजैक करना, तमाम गलत काम करने के बाद भी पार्टी में एंट्री लेकर के जगह पर बैठ जाना, उनसे मैंने पार पाना दीपक प्रकाश के लिए मुश्किल होगा। वो बार बार परेशान करेंगे। परेशानी बाबूलाल मरांडी के नेताओं से नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक मैंने संघर्ष उनकी आदत में आ गई, संघर्ष उन्होंने किया है। पार्टी तो पूरा इन्होंने झारखंड स्तर पे बनाई, उस लिहाज से पार्टी तो बहुत स्प्लिट कर नहीं पाई, लेकिन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। विधानसभा चुनाव के पहले एक सभा इन्होंने बुलाई थी, प्रभात तारा मैदान में 40,000 लोग आए थे जी। बाबूलाल मरांडी जैसे व्यक्ति की सभा में 40,000 लोग आ जाए, झारखंड से छोटी मोटी बात नहीं होती है, 40,000 बहुत होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो 20,000 की भीड़ को बोलते हैं 2 लाख आया है। जेन्युइन 40,000 भीड़ आना चुनाव से ठीक पहले, ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि जमीन पे है पैर उनके। तो वो इस बात को कार्यकर्ता तो समझ जाएगा बेचारा कि नहीं, वो आया है तो बाबूलाल छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वो भी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन इनका क्या होगा, डीके पांडे का क्या होगा, इस तरह के लोगों का क्या होगा जो झारखंड को लूट के, खसोट के, चूस के और फिर शासन करने के लिए शामिल हो गए कि सरकार बनेगी तब शासन करेंगे। तो ये लोग बहुत आसानी से तो कुछ नहीं करेंगे ना। ठेकेदार किस्म के लोग, उन ठेकेदारों से दीपक प्रकाश को खतरा है जो पार्टी चलाते थे, अब विवादास्पद रहे। उन नेता मैंने उन दलालों से खतरा है जो 60 साल तक अपने पद और प्रतिष्ठा की दलाली करते हुए फिर भाजपा में आ गए अपनी दलाली को और एक बड़ा रूप देने के लिए। उससे इनको कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। अब ये समय बताएगा कि दीपक प्रकाश कार्य समिति का गठन करके और कितना निर्विवाद तरीके से मतलब एक दिशा देते हुए आगे ले जाते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा उनकी कार्यशैली पे, उस कमेटी पर। ये जब कमेटी की जब घोषणा हो जाएगी, हमें लगता है, और गए भी दिल्ली इसीलिए है, एक बार देखिए होता क्या है कि अगर आलाकमान की उस पर मुहर लग जाती है, लगाते भी हैं कि इनके आदेश से जारी ऐसे ही होगा, तो एक बार आलाकमान मुहर लगाते तो जो पार्टी से बधा हुआ सिपाही है, जो पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित है, वो विद्रोह नहीं करता है, वो बहुत कुछ नहीं बोलेगा, भले नाराज होकर थोड़ा बैठ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए गए हैं। और जब एक बार मुहर लग जाए तो कम से कम 80% तो इनका काम आसान हो जाएगा कि जो दल विशेष के लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा को लेकर के आए थे, वो कहीं ना कहीं इनके साथ रहेंगे। हाँ, जो शॉर्टकट रास्ते से मैंने शॉर्टकट रास्ते से जो ऊपर तक पहुंचना चाहते थे, आयातित नेता जिसको कहते हैं, जो पैसे के बल पे, पहुंच के बल पे, पैरवी के बदल पे अचानक ऊपर से आ गए थे, वैसे लोगों से जरूर उनको थोड़ी परेशानी हो। सर, नई प्रदेश कार्य समिति को लेकर 2 सवाल हैं। एक तो है कि इस बार जो नई कार्य समिति को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि नए युवा और ऊर्जावान चेहरों को जगह मिलेगी। एक दूसरा मसला ये है कि रांची महानगर जो कमेटी है उसमें 2 लोग, जैसे सीपी सिंह और एक नवीन जायसवाल जी के आपस में तालमेल को लेकर चर्चाएं चल रही कि अपने अपने उम्मीदवार को बनाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि ये नए युवा चेहरों को क्यों दिलाना चाहते हैं, और महानगर में किनकी चलेगी, सीपी सिंह की कि नवीन जायसवाल की? देखिए, ऐसा है कि अब सीपी सिंह की चलने या न चलने वाली बात नहीं,
ऐसे और कहिए तो अब कार्यकर्ताओं की फौज सीपी सिंह के साथ नहीं है। पहले वाले सीपी सिंह अब मंत्री बनने के बाद सीपी सिंह में बहुत अंतर आया था। मंत्री पद पे रहते हुए भी सीपी सिंह विवादास्पद हो गए थे कार्यकर्ताओं की नज़र में। जो कार्यकर्ता उनके लिए जान देने को तैयार होता था उसकी शिकायत होती थी कि वो बदल गया है, उनके अंदर अहंकार बहुत आ गया है, सीधे मुँह बात नहीं करते, व्यंग कसते हैं। तो और पार्टी में भी बहुत पहुँच नहीं है। वो तो चूँकि मामला फंस गया था जमशेदपुर वाला सरजू राय जी का, तो अंतिम आवर में सीपीसी को टिकट मिल गया यहाँ से, नहीं तो 2-3 लोगों का टिकट कटना था। तो लोगों ने रघुवर दास को समझाया कि एक तरफ आप सीपी सिंह से मोर्चा खोल देंगे, दूसरा तो आप नीलकंठ सिंह मुंडा से मोर्चा खोल देंगे, तमाम लोगों से आप मोर्चा ही खोल देंगे तो फिर फाइट कैसे पाइएगा। जमशेदपुर तो मोर्चा खुल ही गया है। अगर जमशेदपुर में सरजू राय जी का टिकट अगर नहीं कटा होता और उतने मुखर तरीके से सरजू राय जी अगर चुनौती नहीं दिए होते और जनता सिर आंखों पर उस तरह से नहीं बैठाई होती तो शायद सीपी सिंह को टिकट इस बार नहीं मिलता। एकदम गारंटी था। रघुवर दास देखना नहीं चाहते थे, कार्यकर्ता भी नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले। ऐसे में सीपी सिंह बहुत हावी होंगे कमेटी में, हमें नहीं लगता, क्योंकि जिनका खुद का भविष्य जो है आगे का मतलब बहुत ब्राइट नहीं है। रही बात नवीन जायसवाल की, तो ऐसे भी देखिए एक बात हम बता रहे हैं कि नवीन जायसवाल भाजपा में है, जरूर है, लेकिन आज भी उनकी तस्वीर पूरी तरह से भाजपाई नहीं बन पाई है। भाजपाई तस्वीर का मतलब होता है ना कि एक सामान्य नेता भी है तो उसको झारखंड स्तर पे लोग जान जाता है। भाजपा में ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कभी सांसद विधायक नहीं थे, बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन झारखंड जानता है। जैसे गणेश मिश्रा थे, जानता है ना झारखंड उनको। संजय सेठ थे, सांसद बनने के पहले उनको जानता था ना। नवीन जायसवाल को पूरे झारखंड में कौन जानता है, भाजपा के रूप में। विधायक हो गए तो विधायक के रूप में लोग नाम जानते हैं। आज भी हटिया में भी जो पूरी तरह से भाजपाई है, 100% जो करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा वो दे दिया है, वो नवीन जायसवाल को भाजपाई नहीं मानता। ठीक है, वो जीत रहे हैं, विधायक हैं तो होंगे। रघुवर दास के लिए बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, विधायक तोड़ के लाए थे, तो उनके लिए तो अच्छे थे। लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से पार्टी में मतलब पार्टी के लोग उनको साथ नहीं कर पाए। ये जरूर है कि कमेटी जब बनेगी तो दावा तो वो करेंगे, लेकिन एक खुद जैसे जहाँ तक हटिया विधानसभा की बात होती है, जहाँ के नेता हैं, जहाँ विधायक हैं नवीन जायसवाल, उस सीट पे नज़र दीपक प्रकाश की भी थी। दोनों की दो धुरी थी, इनको नहीं मिला तो उनको मिला, वो जीत गए। तो एक राजनीतिक कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहा है। तो हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा मतलब उनको कोई नवीन जायसवाल और सीपी सिंह बहुत बड़े दबाव की स्थिति में है और कमेटी में बहुत कुछ करा लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, उसमें जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है उसी को जगह। भाजपा जैसी विश्व की नंबर 1 पार्टी कहलाती है और यदि उसकी प्रदेश कार्य समिति का गठन होता है तो एक नहीं अनेक चुनौतियां प्रदेश अध्यक्ष के सामने होती हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए दीपक प्रकाश जी प्रदीप वर्मा के साथ आज नई दिल्ली में हैं। संभवतः आज वो लौट आएंगे और जल्द ही नई प्रदेश कार्य समिति भाजपा की आकार ले लेगी। हर काम चुनौतीपूर्ण होता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, और अब लगता है कि जो चुनौतियां थी उनकी पूर्णाहुति हो चुकी है और अब जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई प्रदेश कार्य समिति में ऐसे लोगों को जगह मिले जो ऊर्जावान हों, युवा हों और जो भाजपा को दूर तक ले जाने में सक्षम हों। नए प्रदेश अध्यक्ष से यही उम्मीदें हैं और जनता की उम्मीदों पर नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के लोग खरे उतरे, यह भी
हमारी कामना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई प्रदेश कार्य समिति में किन को और कैसे लोगों को जगह मिलती है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।